back to my channel, and today we are going to start the our new chapter, that is लेवियन कलेक्शन। इसके अंदर वी आर गोइंग टू सी ये एक तो हमारे जो भी स्केड्यूल्स दिए हुए वो सप्लाई ऑफ गुड्स से रिलेटेड, ठीक है ना, स्केड्यूल 1, 2 एंड हमारा स्केड्यूल 3, जिसके अंदर हमें बताया गया है अगर जो है हमारा जो कंसिडरेशन नहीं हुआ, ठीक है, कंसिडरेशन अगर नहीं हुआ तो भी हम उसे सप्लाई मानेंगे, ठीक है। पहला शेड्यूल में यही बताया हुआ है। सेकंड शेड्यूल में बताया हुआ है कि कौन सा हम जो है सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे और किसे हम सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे, ठीक है, ये जी है। एंड और थर्ड शेड्यूल में बताया गया कि हम किस चीज़ को जो है ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे और ना ही हम सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे, ठीक है। ये दोनों ही चीज़ हम नहीं मानेंगे। तो ऐसे कौन कौन से ट्रांजेक्शन है वो सारी जो है हमारे शेड्यूल ये 3 शेड्यूल्स में बताया हुआ है, ठीक है। देन हम वी आर गोइंग टू सी हमारा कंपोजिशन स्कीम, जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इस चैप्टर का, ठीक है ना। इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। एंड देन हमारा ये रिवर्स चार्ज और फॉरवर्ड चार्ज वाला मैकेनिज्म जो है ना वो, ठीक है। तो अगर आपने जो है ये जो है इस वीडियो में वी आर गोइंग टू सॉल्व ऑल द मॉड्यूल के क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो आप जो है अपने पास अपनी जो मॉड्यूल है वो ओपन रखना, ठीक है ना। मेरे साथ साथ जो है देखते हुए चलना, आंसर्स कैसे क्या आएंगे, कैसे क्या सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। एंड सेकंड थिंग कि आपको जो है इस चैप्टर को वीडियो देखने से पहले जो है वन शॉट देख के ज़रूर आना, ठीक है ना। कोई यूट्यूब पे जो वन शॉट वीडियो होते हैं ना वो देख के ज़रूर आना, ठीक है, ताकि जो ये अच्छे से समझ में आए। तो चलो हम पहले जो है फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। इलस्ट्रेशन 1, तो आपको ओवरव्यू मिल जाएगा, एक बार वन शॉट देख लिया तो समझ में आएगा आसानी से सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स वगैरह, ठीक है, कौन किस में क्या हो रहा है, एवरीथिंग। लेट्स फाइंड वेयर इज इट। वैसे इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, चैप्टर बहुत छोटा ही है, ठीक है। मतलब छोटा मतलब क्वेश्चंस कम है इसके अंदर, बाकी ऐसे तो बहुत बड़ा है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि हम एक अक्षय है, मिस्टर अक्षय, उसने वो एक डीलर है, ठीक है, उसने वॉशिंग मशीन सेल की है, उसने अर्न किया है प्रॉफिट भी, ठीक है ना। तो देखो पहली चीज़ तो ये डीलर है। सेकंड चीज़ इसने जो है फॉर कंसिडरेशन जो है उसने सेल किया है, ठीक है ना। तो इसमें जो है हम सप्लाई मानेंगे नहीं मानेंगे, तो ऑब्वियसली इसको हम सप्लाई मानेंगे। तो हमें जो है जो सप्लाई की जो डेफिनेशन है ना वो हमें ज़रूर लिख के आनी है, ठीक है। सप्लाई की डेफिनेशन में हमें क्या बताया गया कि अगर कोई चीज़ जो है हम क्या कहते हैं सेल कर रहे हैं, ठीक है ना, जब सप्लाई कर रहे हैं तो जो है सप्लाई की भी अलग अलग होती है, ट्रांसफ़र हो गया, डिस्पोजल हो गया, एक्सचेंज हो गया, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अगर वो कर रहे हैं फॉर अ कंसिडरेशन ड्यूरिंग लाइक इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है, तो उसे हम सप्लाई मानते हैं, ठीक है ना। तो अब है नेक्स्ट अनरजिस्टर्ड पर्सन है, उसने MBA करना चाहता है, उसके लिए उसने कंसल्टेंसी सर्विसेज ली है, ठीक है ना। तो उसके कितना लाइक कंसिडरेशन पे किया है, तो 10,000 रुपीज़। तो क्या हम सप्लाई मानेंगे? तो हाँ, फर्स्ट थिंग ये एक सर्विस की बात है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, हम अदर लाइक कंट्री से जो है इंपोर्ट कर रहे हैं सर्विसेज, ठीक है ना। तो क्या हम इंपोर्ट ऑफ सर्विस को सर्विस मानते, सप्लाई मानते हैं? तो ये सप्लाई इंक्लूड्स इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ठीक है ना, फॉर अ कंसिडरेशन वेदर नॉट इन द। तो इसके अंदर हमें ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि अगर इस ट्रांजेक्शन में मतलब इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में हमारा जो मतलब वो भले ही वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो या नहीं हो, हम उसे सप्लाई मानेंगे। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस मतलब कि मेरा किसी चीज़ का बिजनेस है और उसमें मैं जो है कोई ट्रांजेक्शन कर रही हूँ, तो ठीक है ना। सपोज देखो मैं जो है एक शॉपकीपर हूँ, ठीक है ना, मेरी एक शॉप है, तो शॉप मेरी क्या है, मेरा बिजनेस है, ठीक है ना। अब मैं इस बिजनेस के थ्रू अगर मैं किसी को कोई चीज़ सेल करती हूँ ना तो उसे हम सप्लाई बोलेंगे, ठीक है ना। बट अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हैं ना, तो इंपोर्ट सर्विस में अगर मेरा बिजनेस नहीं भी है ना, या फिर जिसका बिजनेस नहीं है वहाँ से भी अगर हम जो है इंपोर्ट कर रहे हैं ना, तो उस केस में जो है हम उसे फिर भी जो है सप्लाई मानेंगे, भले ही उसका बिजनेस वो हो या नहीं हो, ठीक है ना, इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो या नहीं हो। फिर थर्ड इलस्ट्रेशन कि अगर एक पर्सन है जिसने क्या किया है, अपनी जो है पर्सन नहीं, कंपनी है जिसने अपनी जो ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी है ना उसको डिस्पोज ऑफ किया है, यानी कि उसको सेल किया है, ठीक है। स्क्रैप में हम भंगार में चीज़ें बेचते हैं ना, वही चीज़ की बात करें कि इससे जो है सेल किया है। इसके अंदर उसको कंसिडरेशन विदाउट कंसिडरेशन जो है ट्रांसफ़र हुआ है, एंड उसने ITC भी क्लेम कर लिया, ठीक है ना। अगर हम चीज़ ये जो है हमारे शेड्यूल 1 की बात बोल रहा है, तो अगर उसके अंदर जो 4 पॉइंट्स दिए हुए थे शेड्यूल 1 में जो है शेड्यूल 1 जो है ना हमारा, उसके अंदर 4 चीज़ें दी हुई है, ठीक है ना, 4 ट्रांजेक्शन दिए हुए। उसका जो पहला ट्रांजेक्शन ना फर्स्ट, उसके अंदर ये बताया हुआ था कि अगर हम किसी चीज़ का परमानेंट डिस्पोजल कर रहे हैं ना बिजनेस के किसी एसेट का, तो जो है और वहाँ पे हमारी जो है कोई कंसिडरेशन नहीं है, बट उस एसेट पर हमने पहले से ITC क्लेम कर रखा है, ITC हैज़ बीन अवेल्ड, तो उस केस में हम उसको सप्लाई मानेंगे, ठीक है ना। इट विल बी क्वालिफाइड एज सप्लाई, भले ही वहाँ पे कंसिडरेशन हो या नहीं हो, ठीक है। फोर्थ इलस्ट्रेशन बोलता है कि एक जो है बिग लिमिटेड है, मैनेजमेंट टेक्निकल सर्विस दिया है विदाउट
विदाउट कंसिडरेशन, यहाँ पे भी विदाउट कंसिडरेशन की बात हुई है, ठीक है ना। और जो है किसको दिया है, स्मॉल लिमिटेड को, और उसका जो है कंट्रोलिंग राइट्स है उसके ऊपर। कंट्रोलिंग राइट्स का मतलब यहाँ पे हम जो है वो पॉइंट याद आना चाहिए कि जो है अगर जो है दो पर्सन लाइक दो रिलेटेड पर्सन के बीच में कोई सप्लाई हो रहा है गुड्स का या सर्विसेज का, तो हम उसको फिर भी जो है सप्लाई मानेंगे, भले ही वहाँ पे कंसिडरेशन हो या ना हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंसल्टेंट सर्विसेज मिली है, ठीक है, हैविंग प्रोवाइडेड फॉर बेनिफिट ऑफ एंटायर ग्रुप, तो इसको हम सप्लाई मानेंगे नहीं मानेंगे, तो ऑब्वियसली हम इसको सप्लाई मानेंगे, इट विल बी क्वालिफाइड एज सप्लाई, ठीक है। एंड देन ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि भी अगर जो है गिफ्ट दे रहा है एम्प्लॉय को, ठीक है, कंपनी गिफ्ट दे रही है 75,000 का, तो हम क्या इसको सप्लाई मानेंगे नहीं मानेंगे। और अगर ये जो है इसके कंसिडरेशन जो मतलब जो वर्थ है ना वो 45,000 होता तो क्या इसको मानते नहीं मानते। तो इसमें जो है हमें ये लिखना है कि अगर देखो जो अभी हमने जो देखा ना रिलेटेड पर्सन वाला पॉइंट, उसके अंदर ना एक चीज़ लिखी हुई है, ठीक है ना, कि भी जो है अगर कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय जो है गिफ्ट देता है और उसकी वर्थ जो है सिर्फ 50,000 से बिलो है, विदिन 50,000 है, तो हम उसको सप्लाई नहीं मानेंगे, ठीक है ना। तो उसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे, और अगर 50,000 से ज़्यादा है ना तो उसको हम सप्लाई मानेंगे, ठीक है ना। इसको सप्लाई नहीं मानेंगे, अगर लोअर है तो, अगर हायर है तो मानेंगे। तो यहाँ पे अगर 75,000 या 75,000 बिलो है तो वो हम उसको नहीं मानेंगे। और सेकंड इसमें केस दिया अगर ये 45 होता तो क्या होता, तो इस केस में हम उसको सप्लाई मानेंगे। आई एम सो सॉरी, थोड़ा ऑपोजिट बोल दिया। 75,000 है ना तो उसको हम सप्लाई मानेंगे, ठीक है, और अगर 45,000 है ना तो उसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे। तो हमें यही चीज़ें लिखनी है यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट में क्या हो रहा है कि एंगेजेस बीडी मोटर एज ए एजेंट। अब ये एजेंट वाला पॉइंट आ गया कि अगर जो है एजेंट और प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल और एजेंट वाला पॉइंट है ये, ठीक है। प्रिंसिपल और एजेंट जो है, एजेंट, उन दोनों के बीच में अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, ठीक है, अब वो भले ही विदाउट कंसिडरेशन हो तो भी जो है हम जो है उसे क्या मानेंगे। और किसका हो रहा है, गुड्स का, ये ध्यान रखना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे गुड्स का होना चाहिए, ठीक है ना। सब सर्विसेज का नहीं दिया हुआ है। ये हमारा शेड्यूल 1 की बात बोल रहा है। शेड्यूल 1 में जो 4 पॉइंट दिए हुए हैं ना, उस 4 पॉइंट में से ये थर्ड या फिर फोर्थ पॉइंट है, ठीक है, थर्ड पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट में हमारा वो इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज वाला है, ठीक है। तो जो है जो थर्ड पॉइंट में यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर इन दोनों के बीच में अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है गुड्स का, तो हम उसको क्या मानेंगे, सप्लाई मानेंगे, ठीक है, भले ही वो कंसिडरेशन वहाँ पे हो या ना हो। तो ये सप्लाई होगा क्या, तो ऑब्वियसली यहाँ पे लिखना है हमें, वो शेड्यूल का प्रोविजन लिखना है, फिर बोलना है कि हाँ हम इसको सप्लाई मानेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट है कि रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन है राहेजा बिल्डर्स, ठीक है। उसने क्या किया है, और उसने सर्विसेज लिए आर्किटेक्चरल डिज़ाइन का, ठीक है ना, फॉरेन आर्किटेक्ट से लिया है। अब ये वो है इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज वाला, इसमें कंसिडरेशन हुआ है 1 करोड़ का। और यहाँ पे हमें बताना है कि जो है सप्लाई मानेंगे नहीं मानेंगे, तो ऑब्वियसली इसको भी सप्लाई मानेंगे। ये भी उसी शेड्यूल की बात, उसके उसमें जो फोर्थ पॉइंट है ना उसी की बात है कि फर्दर इस बिजनेस हो या ना हो हम उसको मानेंगे कि वो सप्लाई है, ठीक है। तो ये अभी इसका सेम ऐसे ही जो है क्वेश्चन हमने ऊपर भी अभी देखा था, राइट, ये वही वाली बात है। तो इन जैसे क्वेश्चंस के अंदर हमें क्या करना है, प्रोविजन लिखना है, फिर उसमें आंसर लिखना है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है कि एक हीरा प्रिंटर्स है, उसने प्रिंटिंग हाउस से, ये एक प्रिंटिंग हाउस है, ठीक है ना, रजिस्टर्ड है जीएसटी में। इसने ऑर्डर किया है 5,000 कॉपीज ऑफ बुक ऑन योगा एंड मेडिटेशन पे, जिसने दिया है, ठीक है ना, ऑथर लाइक वेल नोन योगा गुरु है वहाँ से, ठीक है। तो अब क्या करना है कि इसका जो कंटेंट है ना, इसे प्रोवाइड टू हीरा प्रिंटर्स, इट एग्रीड दैट इट विल यूज ओन प्रिंट्स एंड द सर्टिफिकेट। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसको ना प्रिंटिंग करवाना है, ठीक है, ऑर्डर दिया है प्रिंटिंग का 5,000 कॉपीज़ का, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो जो प्रिंटिंग हाउस है ना, वो कह रहा है कि मैं ही अपनी जो बुक्स है ना, मतलब जो पेपर वगैरह है ना, वो उसी मैं अपने पेपर पे आपको प्रिंट करके देता हूँ। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे गुड्स का, एसओजी का और एसओएस दोनों का जो है इन्वॉल्वमेंट हो गया, एंड इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट हो गया। कैसे हुआ, गुड्स का कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे वो पेपर्स दे रहा है, ठीक है ना, और सर्विस कैसा हुआ क्योंकि वो प्रिंट कर रहा है, ठीक है ना। तो अब जो है यहाँ पे बोला गया है कि इसमें डिटरमाइन करो जीएसटी का रेट एप्लीकेबल, ठीक है ना, ऑन सप्लाई ऑफ प्रिंटेड बुक्स। एप्लीकेबल रेट दिया हुआ है 18%। अब वेर एज द जीएसटी एप्लीकेबल ऑन सर्विसेज क्या है, देखो सर्विस पे कितना है 18% है, गुड्स पे कितना है 12%, यानी कि पेपर जो है ना इसके ऊपर हमारा रेट लगता है 12% का, और इसके ऊपर हमारा रेट कितना लगता है 18% का। तो हम यहाँ पे कौन सा रेट लेंगे, ठीक है, इन दोनों में से कौन सा रेट लेंगे ये हमें बताना है। तो
यहाँ पे हमें पहले प्रोविज़न लिखना है, ठीक है ना, कि अगर जो है कंपोजिट सप्लाई होती है, ये कंपोजिट सप्लाई वाला है, तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कंपोजिट सप्लाई में क्या होता है, एक प्रिंसिपल सप्लाई होती है और बाकी के जो है उसके जो है सप्लीमेंट्री होती है, ठीक है ना। तो जो प्रिंसिपल सप्लाई होती है ना, उसका जो भी हमारा जो होता है ना रेट, वो एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पे हमारे प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, सर्विस है ना, राइट। हमारा काम तो प्रिंटिंग का ही है ना, पेपर बेचने का काम थोड़ी ना है। तो हम जो है यहाँ पे कौन सा रेट लगाएंगे, 18% का लगाएंगे प्रिंटिंग सर्विसेज का, ठीक है ना। अब इसके ये तो है कंपोजिट स्कीम की, कंपोजिट सप्लाई की बात, राइट। ये है कंपोजिट में क्या होता है, प्रिंसिपल जो होता है ना हमारा सप्लाई, उसका रेट लगता है, ठीक है ना। और एक और होता है हमारा मिक्स सप्लाई में क्या होता है कि काफ़ी सारे अलग अलग चीज़ें होती है, ठीक है ना, अलग अलग रेट्स वाली, उनको हम जो है एज ए गिफ्ट या फिर लाइक होता है ना, हम किसी गिफ्ट में देते हैं तो उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती है, लाइक सोप हो गया, ऑयल हो गया, हेयर ऑयल, सोप या फिर शैम्पू हो गया, ऐसे कुछ काफ़ी सारी चीज़ें होती है। फ्रूट्स का अगर कुछ हो गिफ्ट पैक किया हुआ होता है, अलग अलग फ्रूट्स होते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, अलग अलग रेट होती है उनकी। तो उसमें हम क्या करते हैं, जिसका हाईएस्ट रेट होता है ना, जिस आइटम का हाईएस्ट रेट होता है ना, वो हम ले लेते हैं एज ए GST, ठीक है ना। तो ये कंपोजिट की बात करें तो हमने कंपोजिट में देख लिया कि हमारा जो है रेट कौन सा एप्लीकेबल होगा, 18%, क्योंकि वो हमारे प्रिंसिपल सप्लाई है, ठीक है। यहाँ पे वही दिया हुआ है, ठीक है ना, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है कि जो है क्या कैसे हो, ये तो मुझको बहुत ईजी पॉइंट लगता था हमेशा, ठीक है। देन ये हमें नेक्स्ट ये तो एग्जांपल दिया हुआ है कि देखो एग्जांपल में क्या दिया हुआ है कि शॉपकीपर है वो सेल करता है स्टोरेज वाटर बॉटल्स अलॉन्ग विथ रेफ्रिजरेटर। हमें पता है, देखो हमारा ना एग्जाम में ना बहुत बार वो लोग क्या करते हैं, सीधा एग्जांपल से ही ना क्वेश्चन दे देते हैं कि जो है ये है ऐसी चीज़, तो इसमें जो है हमारा रेट कौन सा एप्लीकेबल होगा। तो अब यहाँ पे क्या है, ये दिया हुआ है कि स्टोरेज है, सेल करता है वो स्टोरेज वाटर बॉटल्स का अलॉन्ग विथ रेफ्रिजरेटर, ठीक है। तो बॉटल्स और रेफ्रिजरेटर जो है ना कैन बी इजीली प्राइस एंड सोल्ड सेपरेटली, इसको हम अलग अलग सेपरेटली सोल्ड कर सकते हैं। इसका एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है ना, कि क्या हम अलग अलग सेल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये एक क्वालिटी है, किसी क्वालिटी है हमारी मिक्स सप्लाई की क्वालिटी, क्या हम उसको अलग अलग जो है सेल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इसमें ये बोला गया कि हाँ भाई हम कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये हमारा नेक्स्ट ये दिया है, देखो ये ना वो है बंडल ऑफ जो अलग अलग आइटम्स होते हैं ना, वो सब चॉकलेट्स और जूसेस, ये तो अलग अलग चीज़ें, इन दोनों को हम साथ में सेल कर रहे हैं। जिसका हाईएस्ट रेट होगा ना वो हमारा एप्लीकेबल होगा। हाईएस्ट क्या है यहाँ पे 28% है, 28% हमारा क्या होगा, लायबल टू GST। ये तो बस एग्जांपल था, मैंने सोचा बता देती हूँ तो बता दी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मुझे ना आप अपने कमेंट्स में ज़रूर सजेशंस देना कि भाई कैसे वीडियोस वगैरह बनाना है, कैसे मतलब कुछ अगर सजेशंस हो तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। एंड मैं बिगिनर राइट नाउ, तो आई वुड लाइक टू टेक ऑल द सजेशंस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन की, एक एजुकेशन एडवाइजरी है, प्रमोट करता है अपना फॉरेन यूनिवर्सिटी से कोर्सेज, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स यहाँ जो है अपने स्टूडेंट्स को प्रमोट करता है कोर्सेज से, ठीक है। अब इसने क्या क्या टाइप किया है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के साथ में अलॉन्ग ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है ना। एंड यूनिवर्सिटीज जो है ना एंगेज होती है इन मार्केटिंग एंड प्रमोशनल एक्टिविटीज़ फॉर प्रमोशन ऑफ कोर्सेज टॉट बाई देम, ठीक है। प्रमोटर स्टूडेंट्स अवेयर, उनको मतलब बताता है कि भाई कोर्स फीस जो है, अवेयर अबाउट द कोर्स फीस क्या होगी, उसके एसोसिएटेड कॉस्ट क्या होगा, मार्केट इंटेलिजेंस, इन सब की क्या करता है, अवेयरनेस फैलाता है, ठीक है ना। इन द टेरिटरी एजुकेशन जो मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि कंसल्टेंसी जैसा है, प्रमोशन नहीं कर रहा है बट ऐसा है कि भाई वो बता रहा है कि भाई ऐसे ऐसे जो है कोर्सेज के अंदर चीज़ें होती है, ठीक है ना। तो इसमें जो है इंश्योरिंग द पेमेंट ऑफ रिक्विजिट फीस to university if the prospective student decides upon the pursuing any course promoted to the applicant, ठीक है ना, by the applicant। तो अगर जो है अगर कोई स्टूडेंट ले भी रहा है ना तो उनको बताते हैं कि इनकी जो है पेमेंट कितनी क्या होगी और वो इंश्योर करते हैं पेमेंट हुआ ना हुआ, ठीक है ना। और यहाँ पे जो है मेन चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि यहाँ पे एक्सवाइज जो एजुकेशन एडवाइजरी है ना, ये देखो एडवाइजरी दे रहा है, ठीक है ना। ये जो है कंसिडरेशन रिसीव करता है कमीशन इस जो फॉरेन यूनिवर्सिटी ना वहाँ से, ठीक है ना। मतलब जो भी वो सर्विस रेंडर करता है ना स्टूडेंट्स को, उसके बेसिस पे उसको क्या मिलता है, कमीशन मिलता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना यहाँ पे कमीशन मिल रहा है। तो दे इट वांट्स टू नो वेदर द सर्विस प्रोवाइडेड बाय यूनिवर्सिटी अब्रॉड वुड बी कंसिडर्ड एज एक्सपोर्ट विद इन द मीनिंग ऑफ ये सेक्शन बताया हुआ है IGST के अंदर, ठीक है ना। देयरफॉर जीरो रेट सप्लाई अंडर द, ये मतलब पूछ रहा है कि ये क्या है हमारा जो एक्सपोर्ट के डेफिनेशन में आएगा नहीं आएगा, क्या हम इसको जीरो रेटेड सप्लाई बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे बताना है एक्सपोर्ट किसे बोलते हैं, ठीक है। पहले हमें यहाँ पे डेफिनेशन लिखनी है एक्सपोर्ट और सर्विस क्या होता है। ये एक्सपोर्ट में देखो बेसिक चीज़ें हैं। एक्सपोर्ट में क्या होता है, 1% होता है इंडिया में, ठीक है ना, 1% होता है फॉरेन में, ठीक है।
इंडिया वाला पर्सन क्या कर रहा है, फॉरेन से मंगा रहा है, ठीक है ना। देखो सप्लायर कौन है, रिसिपेंट कहाँ का है, रिसिपेंट कहाँ का है, हमारा आउटसाइड इंडिया का, सप्लायर कौन है, हमारा इनसाइड इंडिया का, ठीक है। तो ये तो इम्पोर्ट हो गया, ये ऐसे होना चाहिए था, ठीक है ना, एक्सपोर्ट में। चलो जाने दो। तो क्या होता है कि हमारा जो रिसिपिएंट है ना वो होता है आउटसाइड इंडिया, ठीक है ना, एक्सपोर्ट कर रहा है, और सप्लाई जो है इनसाइड इंडिया। हमारे पैसे सप्लाई कहाँ होती है, वो भी आउटसाइड इंडिया होती है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे सर्विस का जो है हो रहा है, ठीक है। देन यहाँ पे पूरा लिखना है कि कन्वर्टेबल इन इंडियन रुपीज़ है या नहीं है, ठीक है, होना चाहिए या फिर नहीं चाहिए, पूरा ये डेफिनेशन लिखना है हमारा एक्सपोर्ट और सर्विसेज का। फिर यहाँ पे आंसर दिया हुआ है लास्ट में कि जो है एजुकेशन जो एडवाइजरी है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिवर्सिटी को, ये एक्ट कर रहा है एज एन रिक्रूटमेंट एजेंट एंड नॉट एज ए इंडिपेंडेंट सर्विस प्रोवाइडर। ये एजेंट की तरह काम कर रहा है, इंडिपेंडेंट सर्विस प्रोवाइडर की तरह काम नहीं कर रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो है ना इसे हम बोलेंगे इंटरमीडिएट सर्विस प्रोवाइडर। तो यहाँ पे जो प्लेस ऑफ सप्लाई है ना वो डिटरमाइंड होएगा, शैल बी डिटरमाइंड अंडर IGST में एंड नॉट अंडर द IGST का 13 सेक्शन जो है ना वो सेक्शन की बात कर रहा है कि कौन सेक्शन में होएगा, ठीक है। प्लेस ऑफ सप्लाई जो है ना अंडर दिस लीगल इज द टेरिटरी ऑफ इंडिया एज सो डज नॉट, ये जो एडवाइस है ये डज नॉट क्वालिफाई एज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज देयरफॉर टैक्सेबल अंडर द GST एक्ट। अगर ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस होता ना तो यहाँ पे जो है हमें जीरो रेटेड सप्लाई मानते, ठीक है। एंड क्योंकि ये नहीं है ना इसीलिए यहाँ पे जो है हमें क्या करना पड़ेगा, GST के लिए वो लायबल रहेगा, ठीक है। ये चीज़ हमें लिखनी है, ठीक है। अगर वो इंडिपेंडेंट होता तो उसे मान लेते, वरना नहीं है अभी। फिर हमारे सारे टेबल दी हुई है, ठीक है। आप प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जो है लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर लेना, बिकॉज मैं सारे GST और इनकम टैक्स के जितने भी जो चैप्टर्स हैं ना सारे चैप्टर्स का वीडियोस बनाने वाली हूँ। ऑलमोस्ट मैंने काफ़ी सारे बना भी दिए हैं GST और इनकम टैक्स के, ठीक है। आप ज़रूर एक बार जाके चेकआउट करना चैनल पे, ठीक है। और ये जो है रेकमेंड भी कर सकते हो आप दूसरे अपने फ्रेंड्स को, ठीक है। सो अब ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, आशीष एक्ट्स एज टीम मैनेजर फॉर इंडियन स्पोर्ट्स अथॉरिटी। वो क्या है, टीम मैनेजर है। तो अब यहाँ पे ना वो वाली बात है कि अगर जो है टीम मैनेजर है, कोच है, या फिर जो है हमारा वो एक पॉइंट था ना जिसके अंदर जो है अगर कोच है, टीम मैनेजर है, या फिर एम्पायर है, या फिर ये देखो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय टू द रिकॉग्नाइज स्पोर्ट अथॉरिटी बॉडी बाई प्लेयर, रेफरी, अंपायर, कोच, टीम मैनेजर। अभी हमारा टीम मैनेजर वाला क्वेश्चन पूछ रहा है फॉर पार्टिसिपेशन इन स्पोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज बाय रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी। ये ध्यान रखना, रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी अनदर बाई एन इंडिविजुअल और बाय अनदर रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमारा जो है ये टीम मैनेजर जो हमें जो है सर्विस दे रहा है, किसको सर्विस दे रहा है, एक्ट्स एज टीम मैनेजर फॉर इंडियन स्पोर्ट्स अथॉरिटी। ये एक रिकग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी है फॉर टेनिस टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक है ना। रिसीव्ड रेमुनरेशन कितना मेरा 2 लाख का। तो डिटरमाइन करो GST पेएबल होगा नहीं होगा, और रेमुनरेशन रिसीव्ड बाय आशीष। तो यहाँ पे जो है हमें बोलना है कि सर्विसेज जो है ना प्रोवाइड बाय आशीष आर नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम GST से एग्जेम्प्ट नहीं है। सर्विसेज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द टीम मैनेजर टू द रिकॉग्नाइज्ड बॉडी बट स्पोर्टिंग इवेंट इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड बाय रिकॉग्नाइज्ड बॉडी। तो मेन पॉइंट यही चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पोर्टिंग इवेंट है ना वो रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी के थ्रू जो है कंडक्ट नहीं हो रहा है, ये जो है किसी मल्टीनेशनल कंपनी के थ्रू हो रहा है, इसलिए जो है यहाँ पे इसको हम एग्जाम्प्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। जो हमने वहाँ पे देखा था ना उसके अंदर वो एग्जाम्पशन वाली टेबल दी हुई थी पूरी कि यहाँ पे जो है कौन कौन सी चीज़ें एग्जाम्प्ट हो जाएगी GST से, ठीक है ना। तो ये वही वाली बात है। अब जो है नेक्स्ट है ये कि हमारा जो है रामू ट्रांसपोर्ट है, ये क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, ये GT है, ठीक है ना, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है। ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है रिलीफ मटेरियल्स, ये ना हमारे उसमें आता है, ठीक है ना, एग्जेम्प्ट वाली जो लिस्ट है ना उसी के अंदर आता है कि अगर GTA जो है वो किसी विक्टिम ऑफ किसी जो डिजास्टर होता है ना, नेचुरल डिजास्टर, उनको अगर कोई चीज़ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, गुड्स प्रोवाइड कर रहा है, ट्रांसपोर्ट मटेरियल यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, तो हम उसको जो है एग्जेम्प्ट कर देंगे GST से, ठीक है। तो
बाई रोड फ्रॉम दिल्ली टू एर्नाकुलम फॉर कंपनी रामू ट्रांसपोर्टर्स ईज ऑफ द नॉट जीएसटी। वो कह रहा है कि भाई ये लाइबल नहीं होगा जीएसटी के लिए, सेट सर्विसेज प्रोवाइड बाई जो है ना सर्विस वो एग्जाम्प्ट है बोल के वो बोल रहा है, ठीक है, क्लेम कर रहा है ऐसे। तो यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस करो उसे। तो यहाँ पे हमें लिखना है कि सर्विस प्रोवाइड बाई जीटीए बाई वे ऑफ ट्रांसपोर्ट इन अ गुड्स कैरेज टू रिलीफ मटेरियल विक्टिम ऑफ नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर्स कैलेमिटीज आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम द जीएसटी, ठीक है। यहाँ पे आगे क्लैरिफिकेशंस दी हुई है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये एक मिस्टर ए है, रिटेलर है, ये फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि इसने परचेज किया है गुड्स 30 लाख का, आउट ऑफ विच गुड्स वर्थ 2 लाख परचेज हुआ है फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। अनरजिस्टर्ड डीलर्स के थ्रू क्या हुआ है, उसने परचेज किया है, ठीक है ना। 30 लाख का किया था परचेज, में से 2 लाख का अनरजिस्टर्ड के थ्रू, वहाँ से क्या है गुड्स सेल किया है उसने, गुड्स को 49 लाख में ऑप्टेड कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट किया है, ठीक है। शो ट्रीटमेंट ऑफ जीएसटी, अगर जीएसटी 0.5% है, सीजीएसटी जो है 0.5% है कंपोजिशन में, और सीजीएसटी 9% और 9% रेगुलर स्कीम में, ठीक है ना। 2 स्कीम्स होती है, राइट। एक तो होती है कंपोजिशन स्कीम, एक होती है हमारे जो है नॉर्मल स्कीम। तो कंपोजिशन स्कीम में ना हमें देखो, अगर आपने रिवाइज किया हो तो उसके अंदर हमें याद होगा कि इसमें ना क्या होता है, 3 रेट्स दी हुई होती है, ठीक है ना, कंपोजिशन स्कीम में। पहला होता है 1% का, दूसरा होता है हमारा 5% का, और तीसरा होता है हमारा 6% का, ठीक है ना। 1% हमारा किसका लगता है, मैन्युफैक्चरिंग वालों का, ट्रेडिंग वालों का, ठीक है, ट्रेडिंग वालों का। 5% किसका होता है, सर्विसेज वालों का होता है, और सर्विसेज वाले लाइक कुछ स्पेसिफाइड वैसा है, ठीक है ना। और एक और ये भी सर्विस का होता है, इसमें भी जो है कुछ स्पेसिफाइड ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। मैं आपको जो है एक इसका शीट जरूर प्रोवाइड करूँगी, ठीक है ना। आई मेक मे बी और टेलीग्राम चैनल जहाँ पे आई विल अपलोड ऑल, आपको जो भी चाहिए होगा आप मुझे वहाँ पर पूछ लेना, आई विल सेंड ऑल द थिंग्स, ठीक है। तो हमें जो है वो ध्यान रखना है, यहाँ पे जो है ये हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, गुड्स का क्या हो रहा है, ट्रेडिंग हो रही है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग तो हो नहीं रही है, ट्रेडिंग ही हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा रेट कितना लगेगा, 1% लगेगा। 1% को अब क्या करना है कि हमें डिवाइड करना है, लाइक इसका हाफ जाएगा हमारा सीजीएसटी को, हाफ जाएगा हमारा जो है जो भी हमारा लाइक आईजीएसटी है, सीजीएसटी वो लाइक एसजीएसटी है, जो भी मतलब एप्लीकेबल होगा ना, तो उसके अकॉर्डिंग उनको जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे रेट दी हुई है ऑलरेडी, अगर नहीं भी दी होती तो हम अपने ओन से लिख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में भी देगा नहीं देगा, तो हमें बताना है कि हमारा कितना जीएसटी पेएबल है। तो हम क्या करेंगे, हमने जितना भी सेल किया है ना 49 लाख का, उसका हम जो है 0.5% जो है दे देंगे सीजीएसटी को, और 0.5 दे देंगे एसजीएसटी को। यहाँ पे एसजीएसटी एप्लीकेबल हो रहा है, ठीक है। फिर है हमारा क्वेश्चन कि ओके, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि देखो, हाँ यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि अवेलिंग कंपोजिशन स्कीम अवेल करनी है, ठीक है ना। ये अवेल कर रहा है, ठीक है ना। ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर क्रॉसेस, उसका टर्नओवर क्रॉस हो चुका है, 150 लाख हो चुका है, नहीं 150 लाख से क्रॉस हो चुका है, क्रॉसेस टर्नओवर ऑफ 150 लाख, 5 लाख इन स्पेसिफाइड स्टेट्स में। ही क्रॉसेस टर्नओवर इन दिसंबर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ईयर, सेज ही क्रॉसेस टर्नओवर इन दिसंबर में क्रॉस कर रहा है। तब जो है हमें बताना है कि विल ही बी अलाउड टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम फॉर द रिमाइंडर ऑफ द ईयर, 31 मार्च तक होगा नहीं होगा, ठीक है ना। मतलब हमारा जो है पूरा ईयर होता है, राइट, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि 31 मार्च में 3rd, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, दिसंबर के मंथ में, ठीक है ना, हाँ दिसंबर के मंथ में क्या हो रहा है, इसकी टर्नओवर एक्सीड हो रही है, टर्नओवर क्या हो रही है, एक्सीड हो रही है लिमिट से। हमारा ना इस कंपोजिशन स्कीम में ना लिमिट दी हुई है, ठीक है ना। आपने रिवाइज किया, आपको पता होगा, ठीक है ना। इसमें ना लिमिट दी हुई है, एक तो है 150 लाख वाली, ठीक है ना, मोर देन 150 लाख अगर जो है नॉर्मल स्टेट्स में है, तो अगर स्पेसिफाइड स्टेट्स में है तो हमारा स्पेसिफाइड स्टेट्स, तो उस केस में हमारा होता है यहाँ पे 75 लाख, ठीक है ना। और अगर ये तो होता है हमारे मैन्युफैक्चरिंग वाले में और हमारे ट्रेडिंग वाले में, ठीक है ना, ट्रेडिंग वाले में। और अगर सर्विसेज का है बात, तो सर्विसेज में होता है हमारा 5% और 6% वाला, ठीक है ना। सॉरी, मैं 5% लिख रही हूँ, वो हमारा क्या कहते हैं, टर्नओवर कितना होना चाहिए, 50 लाख वाला, 50 लाख का हमारा लिमिट होता है टर्नओवर की, ठीक है। अगर इसके विदिन है तो आपको जो है यू आर एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। अगर इससे एक्सीड हो रहा है ना, तो वी आर नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम से। बट अगर हमारा कंपोजिशन स्कीम ऑलरेडी लिया हुआ है, एंड अगर ड्यूरिंग द ईयर में अगर तुम्हारा एक्सीड हो रहा है इस लिमिट से,
ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि अब मान लो 170 लाख है, ठीक है, 170 लाख हमारा टर्नओवर हुआ है, ये इससे हायर है, राइट। तो इस केस में क्या होगा, सॉरी यहाँ पे मैंने मार्क थोड़ा रॉन्ग लगा दिया, यहाँ पे लेस देन 150 होना चाहिए था, सॉरी लेस देन 150 से, अगर लेस देन 150 लाख है, लेस देन 150 लाख है तो उस केस में हम एलिजिबल होते हैं, ठीक है। अगर देखो हमारा यहाँ पे जो है 170 लाख हो चुका है, तो अब क्या होगा कि जो 150 लाख है ना उस पर हमें मिलेगा जो है कंपोजिशन स्कीम, एंड जो हमारा जो एक्सेस है ना ये 20 लाख का, उस पर हमें लगेगा नॉर्मल स्कीम की जो है GST एप्लीकेबल, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे बोला ये है, इसमें जो है हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या हुआ ड्यूरिंग द मंथ हुआ है तो हम क्या करेंगे, जब तक वो हुआ है ना, no option availed shall lapse from the day which on which the aggregate exceeds turnover during the year exceeds 150 लाख। तो यहाँ पे बोल रहा है नहीं भाई तुम अब जो है नहीं कर सकते, ऑप्ट नहीं कर सकते GST कंपोजिशन स्कीम जो है पे टैक्स पे नहीं कर सकते उसके अंदर, ठीक है, लिमिट में होना चाहिए था। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है नेक्स्ट, कि डिलाइट ब्रदर्स है, उसने सेल किया है स्पेयर पार्ट्स ऑफ मोटर व्हीकल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ही हैव ऑप्टेड कंपोजिशन स्कीम ड्यूरिंग द ईयर अपार्ट फ्रॉम द सेल ऑफ स्पेयर पार्ट्स ऑफ फॉर 1.2 करोड़ दे ऑल्सो प्रोवाइडेड मेंटेनेंस सर्विसेज। मतलब अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो है एक तो वो स्पेयर पार्ट्स दे रहा है, सेकंड उसने सर्विसेज भी दिया है, ठीक है। फ्यू कस्टमर्स फॉर विच दे अर्नड फॉर ऑफ 8 लाख रेवेन्यू, 8 लाख का हुआ है फ्यू कस्टमर्स से, टू देयर फॉर विच दे अर्न रेवेन्यू क्लियर। अब एडवाइस करो एलिजिबिलिटी फॉर कंपोजिशन लेवी अंडर सेक्शन 10। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसका जो है लिमिट एक्सीड हो रहा है, तो हमें लिखना है 10 के अंदर क्या बोला गया, रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग फॉर टू पे कैन अपार्ट फ्रॉम ये सप्लाई एंड मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स प्रोवाइड सर्विसेज एक्सीडिंग 10% ऑफ टर्नओवर। ओके, ये वो वाली बात है मार्जिनल सर्विसेज वाली, ठीक है। आपको प्रोविजन बताती है, प्रोविजन क्या कहता है, तो मार्जिनल सर्विस अगर तुम दे रहे हो, ठीक है, सर्विस अब देखो मार्जिनल सर्विसेज, ठीक है, गुड्स के साथ में अगर मार्जिनल सर्विस दे रहे हो, ठीक है, तो उस केस में जो है हमें जो है कौन सी रेट एप्लीकेबल होगी, वो वाली, वो 150 लाख वाली और 75 स्पेसिफाइड स्टेट में 75 लाख का, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बोलना है, सॉरी, अब यहाँ पे हमें देखना है कि मार्जिनल सर्विस किसे कहते हैं, ये किससे कहते हैं। तो मार्जिनल सर्विस ना क्या है, इसमें हमें ध्यान रखना है कि एक तो है 5 लाख रुपीज़, एक है हमारा 10% ऑफ टोटल टर्नओवर, ठीक है ना। अगर जो है 10% टोटल टर्नओवर, तो हमारा टर्नओवर जो जितना भी हुआ है उसका हम 10% निकालेंगे, जो भी 10% होगा ना टर्नओवर का, वो इन दोनों में से विचएवर इज हायर, ठीक है ना, इन दोनों में से विचएवर इज हायर हमारा होगा मार्जिनल सर्विस। अगर तुम मार्जिनल उतने तक दे रहे हो, ठीक है ना, उतने तक अगर हम तुम दे रहे हो ना, तो उस केस में हम जो है हमारी रेट वही एप्लीकेबल होगी, ठीक है ना, उसकी जो 150 लाख वाली, ठीक है ना। अगर जो है उससे ज़्यादा दे रहे हो ना, तो हम उसे मार्जिनल सर्विस नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर वही चीज़ हमें देखनी कि ये मार्जिनल सर्विस है या नहीं है। उसने जो है सर्विसेज भी दी है, मेंटेनेंस वाली सर्विसेज दी है, तो कितने के दिए, 8 लाख का। तो 8 लाख जो है हमारा टोटल टर्नओवर का वो है या नहीं है। टोटल टर्नओवर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्पेयर पार्ट्स फ्रॉम द सेल पार्ट फ्रॉम द स्पेयर पार्ट्स 1.2 करोड़ है, ठीक है ना, 1.2 करोड़। तो इसका हम जो है 10% निकालेंगे, कितना आएगा, 12 लाख। 12 लाख है, 5 लाख हायर क्या है, 12 लाख, ठीक है ना, ये हायर है। तो अगर तुम 12 लाख के विद इन तुम अगर सर्विसेज दे रहे हो, ठीक है ना, तो आपको जो है अलाउ किया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 8 लाख का दे रहा है, तो विद इन लिमिट है, तो हम जो है इसे मान लेंगे। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखनी है कि प्रोवाइड नॉट एक्सीडिंग, ये लिमिट लिखनी है पहले तुम्हें, फिर लिखना है टर्नओवर जो है टर्नओवर रिप्रेजेंटिंग सर्विस कम्स टू 8 लाख विच इज़ लेस देन द 10% ऑफ टर्नओवर, तो शेल बी एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम इन दैट फाइनेंशियल ईयर। तो वो एलिजिबल है। आपको कहीं पे डाउट आए ना, तो मुझे ज़रूर जो है कमेंट में पूछ लेना, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर डाउट। फिर ये है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हैड अफेक्टेड इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई 20 लाख का, एंड इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई है ऑफ 25 लाख का। इंटर स्टेट दो चीज़ें दी हुई है, 20 लाख का इंटर स्टेट है और 25 लाख का इंटर स्टेट है, ठीक है ना। इंटर और इंट्रा में पता है ना, अगर एक ही स्टेट की विद इन हो रहा है तो उसे हम कहते हैं इंटर स्टेट
और दो स्टेट के बीच में अगर कोई हो रहे सर्विसेज तो उसे हम कहते हैं इंटर स्टेट, ठीक है। नहीं तो जो है अब क्या है, कंपनी वांट्स टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम, ठीक है। तो अब कंसल्टेंट सर्विसेज वो ऑप्ट कर सकता है नहीं कर सकता है वो हमें बताना है। तो हमें जो है यहाँ पे देखो इंट्रा जो कंपोजिशन स्कीम होती है ना उसके अंदर जो है हम इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ इंटर स्टेट जो है अलाउड होता है, ये अलाउड नहीं होता है। तो यहाँ पे वो इंटर स्टेट कर रहा है तो यहाँ पे जो है हमें लिखना है कि नो ही कैन नॉट ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। तो यहाँ पे पूरा प्रोविजन लिखना है कि अंडर सेक्शन 10 ऑफ CGST एक्ट मैन्युफैक्चर जो है कैन ऑप्ट ओनली इफ ही इज नॉट एंगेज इन द इंटर स्टेट सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स। ओके, आउटवर्ड सप्लाई का मतलब होता है सेल करना। अब नेक्स्ट है कि एक रिटेलर है हु कीप्स नो इन्वेंट्री प्रेजेंट एक्सपेक्टेड, ये इन्वेंट्री कुछ नहीं है उसके पास। अब ये बोल रहा है कि उस परचेज किया है गुड्स कितना 50 लाख का, GST है एट 5% एक्स्ट्रा, सेल किया है एट फिक्स्ड सेलिंग प्राइस इंक्लूसिव ऑल GST 60 लाख का, GST रेट जो है ऑन सच गुड्स एज पर द कस्टम टैरिफ जो है वो है हमारा 5% का। तो यहाँ पे वेदर ही शुड ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम, अगर कंपोजिशन स्कीम की जो है लिमिट है सॉरी परसेंटेज है हमारा 1% टर्नओवर 1% ऑफ टर्नओवर, एंड अगर जो है वो रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है तो उसको अलाउ होगा 1,20,000 पर एनम एक्सपेंसेस जो भी है वो ये विच ही शैल गेट रिड्यूस्ड टू, मतलब अगर वो जो है बुक्स वगैरह मेंटेन कर रहा है ना तो उसका जो एक्सपेंस कितना आ रहा है उसको 1.2 लाख का उसका एक्सपेंस आ रहा है पर एनम पूरे ईयर में, उसको मेंटेन करने इन बुक्स को मेंटेन करने का कॉस्ट आ रहा है, एक्सपेंसेस आ रहा है 1.2 लाख का, ठीक है ना। अब वो क्या है कि विच शेल बी रिड्यूस्ड बाई 50 लाख अगर कंपोजिशन स्कीम को करता है, अगर वो कंपोजिशन स्कीम को लेता है तो इसका ये 1.2 लाख नहीं होगा एक्सपेंस, उसका सिर्फ 50,000 का एक्सपेंस होगा, 50,000 का एक्सपेंस होगा, ठीक है। तो अगर वो कंपोजिशन स्कीम लेता है तो अदर एक्सपेंसेस क्या है उसका 3 लाख का अदर एक्सपेंसेस है। तो हमें जो है कैलकुलेट करना है कि हमारा कौन सा बेनिफिशियल होगा, कौन सा लाइक हमें नॉर्मल स्कीम लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो हमें जो है क्या करना है, पहले यहाँ पर लिखना है कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ गुड्स है ना वो हमारा कितना दिया हुआ है 50 लाख का, इसके नो क्रेडिट अंडर कंपोजिशन स्कीम हेंस GST सोल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विल बी हायर, ठीक है। तो यहाँ पे ना ये 52 लाख कैसा है लेट मी टेल यू। ओके, तो यहाँ पे जो 50,000 आया है ना इसमें क्या हुआ है कि जो हमारा 50 लाख रुपीज़ है ना उसके अंदर हमने ऐड किया है 5%, ठीक है ना, इस GST को, क्योंकि इसके अंदर ये इंक्लूडेड है, ठीक है। तो हमें कंपोजिशन स्कीम में GST देनी नहीं होती, इसलिए हम क्या करेंगे इसमें ऐड बैक करेंगे इसको वापस, ठीक है ना, इसमें माइनस किया हुआ है शायद, ठीक है। ऐड बैक करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 52,50,000। अब जो है हमारा कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस जो है हमने बताया था उस पर अगर तुम मेंटेन करते हो नॉर्मल स्कीम में तो जो है हमें ये मिलता है इतना एक्सपेंस हो रहा है, अगर कंपोजिशन स्कीम में हो रहा है तो इसमें 50 लाख का होता है, और नॉर्मल एक्सपेंस दोनों में सेम ही था, बाकी अदर एक्सपेंसेस में 3 लाख का। फिर टोटल कॉस्ट कितना आ गया, हम ऐड करेंगे तो हमारा टोटल कॉस्ट निकल गया ये, ठीक है ना। इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा टोटल कॉस्ट आ गया। फिर सेल्स, हमने सेल कितनी की है 60 लाख का सेल किया है, ठीक है। और हमारा जो टैक्स है ना वो 60 लाख का डिवाइड कर देंगे हम किससे 105%, मतलब ये है ना वो है 100% के अंदर हमने ऐड कर दिया कितने का 5%, ठीक है। तो आ गया 1.5%, इसको हम डिवाइड करना है 60 लाख से, ठीक है। अगर हम 60 लाख है उसको हम डिवाइड करेंगे 1.5% से 105 से, सॉरी हाँ, तो हाँ ये देखो ये आ जाएगा हमारा जो भी है 57,14,286, ठीक है। एंड अगर जो है हम इसको डिवाइड करेंगे हम 1% डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये, लेट मी डू दिस, 60 लाख को डिवाइड करेंगे हम 1% से, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कंपोजिशन स्कीम के अंदर कि हम जो है इसका जो 160 लाख का 1% जो है ना उसको हम अगर माइनस कर रहे हैं इसमें से, बिकॉज हमने ऑलरेडी यहाँ पे ऊपर निकाल दिया था वो, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको माइनस कर रहे हैं 60,000 का, तो हमें आंसर आ रहा है 59,40,000, और यहाँ पे जो है हम क्या करें इसको डिवाइड कर रहे हैं 105% से, ठीक है। अगर आपने अपने कैलकुलेटर में नहीं किया तो मैं यहाँ पे इसी के अंदर बता देती हूँ आपको करके, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है हमारा 60 कितना था 60 लाख से था ना, 60 लाख को हमने अगर डिवाइड करेंगे हम 105% से तो हमारा आंसर आ रहा है ये, ठीक है। ये हमारा आंसर क्या है देखो ध्यान से, हमारा आंसर आ रहा है 57,14,285,
0.7 है, ठीक है ना। अब इसको 286 भी बोल सकते हैं। और वही यहाँ पे देखो हमारा क्या लिखा हुआ है, 57,14,286 राउंड ऑफ किया है, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर है। इसको हम डिवाइड करना है, इसको माइनस करना है। तो यहाँ पे लास्ट में एक नोट लिखना है कि इट इज़ अपेरेंट दैट वाइल कॉस्ट टू अल्टीमेट कंज्यूमर इन बोथ केस रिमेन सेम, कॉस्ट दोनों का सेम है। एंड प्रॉफिट जो है ऑफ डीलर इज हायर, डीलर का प्रॉफिट जो है हायर है इफ़ द डीलर ऑप्ट्स फॉर कंपोजिशन स्कीम्स, तो उसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो कंपोजिशन स्कीम जो है शुड भी ऑप्ट, तो उसको जो है ये ऑप्ट करना चाहिए, बिकॉज ये उसका प्रॉफिट आ रहा है। इसको माइनस करेंगे ना, जब हम टैक्स को माइनस करेंगे तो ये आ रहा है हमारा जो है प्रॉफिट नेट टैक्सेस माइनस टोटल कॉस्ट है। और इस केस में हमारा 2,94,286 आ रहा है, ठीक है। तो बेनिफिट किस में हो रहा है, कंपोजिशन स्कीम में। तो हम जो है कंपोजिशन स्कीम ले लेंगे। यहाँ पे जो है क्या हुआ है कि हमारा जो ये आफ्टर जो टैक्स निकाला है ना, इसको माइनस करने के बाद जो सेल्स आई है, इसमें से माइनस कर रहे हैं इस कॉस्ट को। इस कॉस्ट को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ रहा है ये वाला आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ये 35 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। आई थिंक इट विल टेक टाइम, तो आई थिंक आई शुड मेक अ पार्ट 2 ऑफ इट। मोर देन 30 मिनट्स हो चुका है ना, तो आई शुड मेक अनदर पार्ट 2। नहीं, ये चैप्टर खत्म हो चुका, चलो रहने दो, इसी में कवर हो जाएगा जल्दी जल्दी। लास्ट क्वेश्चन है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ओके, तो हम इसी में थे, राइट। ये हो चुका था। ये 2 क्वेश्चन बाकी है। 2 क्वेश्चन करने के बाद एमसीक्यूज है लास्ट में, तो वो कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा। आई थिंक ये 40 में से अराउंड 40 या 45 के बीच में हो जाएगा मिनट्स में। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपोजिशन स्कीम बताने की कर सकते नहीं कर सकते, 2 फैक्ट्रीज है, ठीक है। अच्छा, ये वो है कि देखो इसने क्या किया है कि 2 जो है स्टेट्स में अपना जो है सेल किया है। ये चाहता है कि एक स्टेट में जो है मैं कंपोजिशन स्कीम ले लूँ और एक स्टेट में जो है कंपोजिशन स्कीम नहीं लूँ। तो क्या वो ऐसा कर सकता है, ठीक है ना। वांट्स टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम, राजस्थान वाले में लेना चाहता है, और ये जो गुजरात वाला में उसमें वो नॉर्मल स्कीम लेना चाहता है, कंपोजिशन नहीं लेना चाहता। क्या वो कर सकता है, तो बिल्कुल नहीं। हमारा कंपोजिशन स्कीम में हमें प्रोविजन दिया हुआ है कि हम जो है अगर हमारा अलग अलग ब्रांचेस बोल दो, फिर बिजनेस बोल दो, अलग अलग स्टेट्स में अगर बिजनेस है ना, तो हम अगर एक स्टेट वाले बिजनेस में अगर हम ले रहे हैं कंपोजिशन स्कीम, तो हमें बाकी जितने भी स्टेट्स है ना, ये बाकी के जितने भी वहाँ पे भी हमें क्या लेना है, कंपोजिशन स्कीम ही लेना है, ठीक है ना। यहाँ पर बोला है कि कैन नॉट ऑप्ट XYZ लिमिटेड कैन नॉट ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम्स इन राजस्थान एंड पे नॉर्मल टैक्स इन गुजरात। वो ऐसा नहीं कर सकता, उसके लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन वेदर सप्लाईज जो है एलिजिबल है या नहीं है कंपोजिशन स्कीम के लिए अंडर सेक्शन 10(1)(2), ठीक है ना। टर्नओवर एक्सीड हो रहा है उसके 1.5 डज नॉट एक्सीड, अगर एक्सीड नहीं हो रहा है तो क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है। देखो अगर वो ट्रेडिंग कर रहा है पान मसाला में इन राजस्थान, रजिस्टर्ड इन सेम स्टेट में, और अगर वो जो है शाह मैन्युफैक्चर है, वो रजिस्टर्ड ऑफिस है इन पंजाब में, रजिस्टर्ड ऑफिस है, एंड हरियाणा में है, सप्लाई कर रहा है गुड्स इन नेबरिंग स्टेट्स में, तो हमें बोलना है कि देखो सेकंड वाले में तो वो नॉन एलिजिबल है। क्यों नॉन एलिजिबल, बिकॉज वो इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है, ठीक है। एंड फर्स्ट वाले में जो है वो पान मसाला का जो है मैन्युफैक्चरिंग वो कर रहा है, टर्नओवर डज नॉट एक्सीड, वो एलिजिबल है, ठीक है ना। फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस, तो हमें यहाँ पे लिखना है कि देखो ये पान मसाला वाला ना वो है, देखो इसका एक वो निमोनिक के पत्ती ब्रिक्स है, पत्ती ब्रिक्स है। कौन सा पत्ती ब्रिक्स बोलते हैं, पी से पान मसाला, ठीक है ना, पान मसाला है। ए से हमारा है ऑरेटेड वाटर, ठीक है। एंड हमारा टी से है हमारा जो है टोबैको, ठीक है। एंड आई है ना पत्ती, आई है हमारा आइसक्रीम, ठीक है ना, आइसक्रीम। तो ये 4 वो है, और ब्रिक्स के अंदर 4 डिफरेंट टाइप्स की जो है ब्रिक्स का दिया हुआ है, ठीक है ना। फ्लाई ऐश ऐसा कुछ भी टाइल्स वगैरह, तो उनका वो दिया हुआ है। अगर इन प्रोडक्ट्स के अंदर तुम क्या कर रहे हो, अगर देखो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो है अलाउड ही नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो है पत्ती ब्रिक्स अलाउड नहीं है अलाउड। ट्रेडिंग वाले के अंदर जो है हम जो है अलाउड है, ठीक है ना। ट्रेडिंग वाले के अंदर हम क्या अलाउड है, ठीक है ना, मतलब एक्सक्लूडिंग। अगर तुम 150 लाख का जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, उसके अंदर हमें एक्सक्लूड करना है ये वाला उसमें नहीं आ सकता। बट जो ट्रेडिंग वाला का जो 150 लाख है ना, उसके अंदर हम इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या बोला गया है कि वो क्या कर रहा है, एंगेजेस इन
ट्रेडिंग, यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहा है प्रतिबिक्स का, तो क्या वो इसके अंदर इंक्लूड होगा? ऑब्वियसली हो सकता है, सेम स्टेट में है वो रजिस्टर्ड, वहाँ पे ही कर रहा है वो ट्रेडिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखना है कि ड्यूरिंग प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर इज नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिट स्कीम एंड आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस वेदर इंक्लूडेड whether or not containing cocoa, pan masala, tobacco, manufactured tobacco, substitutes or aerated waters are notified under this category, वो specified category के अंदर है। तो in the given case, however, in the given case, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर नॉट एलिजिबल, ट्रेडिंग के अंदर एलिजिबल, ठीक है ना, नॉट एक्सीड तो ही एलिजिबल। तो वही चीज़ हमें बतानी है। नेक्स्ट देखो क्या है, ये तो हमारा हो चुका पूरा, हम लास्ट में एमसीक्यू बचा, एमसीक्यू एक बार देख लेते हैं एंड देन विल लीव। उसमें से भी पॉसिबल है क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है ना, तो देख के जरूर जाना है। देखो हम ना ऑलवेज, हम जब भी हम कोई भी वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे कि भाई हम पास होना है, लाइक अगर अच्छे से पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, ठीक है, एडवाइजर, तो लोग हमेशा यही बोलते हैं कि हमें मॉड्यूल के जितने भी क्वेश्चन है ना वो एक बार सॉल्व जरूर करना चाहिए। इसीलिए जो है आई हैव प्लान टू मेक मॉड्यूल क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन है ना वो सॉल्व करने का, वीडियोस बनाने का सोचा है इसके बारे में। तो यहाँ पे बोला कि सप्लाई है, इवन इफ नॉट मेड कंसिडरेशन नहीं है तो वो किसके कौन से जो है शेड्यूल में आएगा, वो किस में लिखा हुआ है, इवन इफ नॉट कंसिडरेशन वो सप्लाई मानी जाएगी बोल के, वो हमारे शेड्यूल 1 में, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी। सेकेंड है लाइसेंस ऑफ ऑक्यूपाइंग लैंड, ये इसको हम क्या मानेंगे, सर्विसेज मानेंगे या फिर गुड्स मानेंगे? तो सर्विसेज मानेंगे, ठीक है ना, ये। अब है नेक्स्ट, डैश सप्लाई विल बी चार्ज एट अ रेट एप्लीकेबल टू द सप्लाई दैट अट्रैक्ट्स हाईएस्ट रेट। किसके अंदर हम हाईएस्ट रेट लेते हैं? तो मिक्स सप्लाई के अंदर हाईएस्ट रेट लेते हैं, और कंपोजिट वाले में हम प्रिंसिपल सप्लाई का जो रेट होता है ना वो लेते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है फॉलोइंग सप्लाईज ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कौन सा जो है एप्लीकेबल, मतलब किस में जो है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आता है, ठीक है ना। तो वो आता है हमारा बी, दैट इज सिल्क यान में जो है अगर तुम सप्लाई कर रहे हो तो तुम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर फॉलो करते हो, ठीक है। मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में पता है ना कि इसमें जो है कस्टमर को जो है जीएसटी पे करना होता है गवर्नमेंट को सीधा डायरेक्टली, कस्टमर विल पे जीएसटी टू गवर्नमेंट, ठीक है ना, उसके अंदर। फिर है हमारा ये फॉलोइंग गुड्स मैन्युफैक्चर आर नॉट अलाउड फॉर द कंपोजिशन स्कीम्स, कौन कौन से अलाउड नहीं है? आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, सारे के सारे, ऑल ऑफ द अबव। बस खत्म। यहाँ पे और कुछ थ्योरी के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है, इसके आंसर यहाँ पे दिए हुए नहीं है, अदरवाइज मैं ये भी एक बार करा देती, बट क्या है कि अगर मैं यहाँ पे कुछ बता दिया और वो अगर रॉन्ग आ गया ना तो आप लोगों के लिए जो है अच्छा नहीं होगा, लाइक इट विल नॉट बी गुड फॉर एनीवन, ठीक है। तो इसलिए जो है मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कराती। बट यहाँ पे ना ये क्वेश्चन है कौन सा वाला, ये वाला नहीं, ये वाला आई गेस, ये वाला क्वेश्चन ना हमारे एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन का मेरे पास आंसर है, ठीक है ना, तो इसका मैं आपको बताती हूँ इसका आंसर क्या होगा। ओके, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, थर्ड वाला, ये ना आया हुआ है कौन से ईयर में? जून 2019 में, ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो पहला मैं क्या बोल रहा है, ये इसमें बताना है कंपोजिट स्कीम किसको मानेंगे, किसको मिक्स सप्लाई मानेंगे। तो सेल ऑफ कार जो है ना विथ वारंटी कवरेज, ठीक है ना, इसको हम क्या मानेंगे? देखो सेल ऑफ कार हमारा मेन जो है काम है, ठीक है, प्रिंसिपल सप्लाई है, वारंटी कवरेज हमारा उसके बाजू में लेकिन हम ऐसा दे रहे सप्लीमेंट्री एज इंसिडेंटल, ठीक है। तो जो है इसको हम ऑब्वियसली बात है हम इसको कंपोजिट स्कीम मानेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट गिफ्ट पैक है चॉकलेट बॉक्स का, ये हमारा वहाँ पे एग्जाम्पल में भी दिया हुआ था, तो इसको हम क्या मानेंगे? मिक्स सप्लाई मानेंगे, नहीं सॉरी बुक्स, अच्छा बुक्स दे रहा है ना, हाँ, तो बुक सप्लाई में हमें क्या मानेंगे? मिक्स सप्लाई मानेंगे, ठीक है। देन सेल ऑफ रेफ्रिजरेटर विथ पावर स्टेबलाइजर। अब पावर स्टेबलाइजर और रेफ्रिजरेटर ये दो अलग अलग चीज़ें तो है नहीं, उसी के अंदर होता है, राइट। तो इसको हम मानेंगे कंपोजिशन स्कीम में, नो सॉरी मिक्स स्कीम में, मिक्स स्कीम में आएगा ये, ठीक है ना। पावर स्टेबलाइजर जो है अलग चीज़ होती है, ये उसके अंदर नहीं आती, इसमें वारंटी अगर हम दे रहे हैं अगर इसके बाजू में तो उसको हम जो इसके अंदर मान लेंगे, बाकी ये जो है हमारा क्या होगा? मिक्स सप्लाई होगा। फिर है हमारा होटल है, होटल सन्यासी प्रोवाइडिंग अकोमोडेशन विथ कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट दे रहा है, ठीक है ना। ब्रेकफास्ट देना इज़ नॉट डिफरेंट थिंग, राइट। हम जब कहीं पे होटल में रहने जाते हैं ना तो वहाँ पे हमें खाना तो मिलता ही है कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट, तो इसको हम क्या मानेंगे? कंपोजिशन स्कीम मानेंगे, कंपोजिशन स्कीम। तो अगर मैं नीट और क्लीनली बताऊँ ना तो इसको फर्स्ट वाला है हमारा कंपोजिशन स्कीम, गिफ्ट पैक है हमारा मिक्स स्कीम, ठीक है। पावर स्टेबलाइजर वाला है हमारा मिक्स स्कीम बोल रही हूँ, सॉरी स्कीम नहीं यार, सप्लाई, कंपोजिशन सप्लाई, मिक्स सप्लाई और लास्ट वाला ये जो है होटल कंपो वाला वो भी हमारा है कंपोजिशन सप्लाई, ठीक है। दैट्स ऑल गाइज, 43 मिनट्स में पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन चैप्टर कस्टम वाला, ठीक है, इन द अपकमिंग डेज, मे बी टुमारो। ओके देन बाय, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज लाइक द like button, like hit the like button and
कमेंट डाउन आपको कैसा लगा ये वीडियो। रिकमेंडेशन है तो प्लीज़ दे देना मुझे, लेकर रिकमेंडेशन में सजेशंस दे देना क्या कैसे करना चाहिए, ठीक है। आई विल श्योरली जो है कंसिडर इट वाइल मेकिंग वीडियोज़, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।